वेलकम टू माय चैनल सेक्रेटरीज अहेड। एंड आज की वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे क्या, कंपनीज एक्ट 2013। एंड कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आपकी पूरे यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट हो जाती है इस बिजनेस लॉ के अंदर, क्योंकि कंपनीज एक्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि कंपनीज किस तरीके से वर्क करती हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इसके शेयर होल्डर्स का क्या रोल होता है कंपनी के अंदर। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी करेंगे कि कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो वो इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। एंड कंपनीज को बनाने के पीछे जो एक रीज़न होता है वो होता है लॉफुल बिजनेस के लिए। मतलब कि एक लीगल बिजनेस करने के लिए एक बड़े लेवल पे आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ओके। एंड ये जो लॉफुल बिजनेस होता है ना, इसको करने के लिए कंपनी को कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बिजनेस करने के लिए कंपनी के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है कि कंपनी का क्या नेचर होगा बिजनेस करने के लिए, उसका क्या लिमिटेड एरिया होगा कि वो इसी एरिया तक अपना बिजनेस कर सकता है। एंड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी बातें होंगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब कंपनी की एक लीगल डेफिनेशन भी होती है जो कि सेक्शन टू क्लॉज 20 के अंदर गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 के। अब जो कंपनी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू रन करती है। किसके थ्रू करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। एंड कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर होल्डर्स के थ्रू होती है। ये बात आप सभी जानते हो। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं। तो कंपनी के ओनर वही होंगे जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कौन करता है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये दोनों ही शेयर होल्डर आपको पता है। एंड आगे अगर ये डिटेल में आएंगे तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को रन करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं भाई, कहाँ से आते हैं। फ्रेंड्स देखो, जब भी शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है कि हमको कुछ पर्सन्स अपॉइंट करने पड़ते हैं एज अ डायरेक्टर। ठीक है। एंड वो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं कि किसको डायरेक्टर बनाना है, और तो जो पर्सन डायरेक्टर बनता है उसके थ्रू ही कंपनी रन करती है। ठीक है। लेकिन जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स के वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी देखी जाती है एंड कुछ केसेस के अंदर माइनॉरिटीज़ का भी इंटरेस्ट देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टर्स के क्या टाइप्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो मैं बात करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है। फ्रेंड देखिए, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ये डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं कंपनी के, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले करता है। ये रजिस्टर्ड ऑफिस में डेली आता है कंपनी के लिए डिसीजन करने के लिए, और एक्टिविटीज़ को देखता है, समझता है कि कैसे वर्क हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारा वर्क करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड कंपनी के अंदर एक और डायरेक्टर्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इनको सैलरी मिलती है कंपनी से। मतलब कंपनी के अकाउंट से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सैलरी मिलती है जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको सैलरी नहीं मिलती, एंड ये लोग डे टू डे अफेयर्स कंपनी के पार्टिसिपेट नहीं करते उसके अंदर। ये कभी कभी आते हैं बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इनको बुलाया जाता है। ओके। अब मैं बात करता हूँ कि इनको सैलरी नहीं मिलती तो क्या मिलता है। इनको मिलती है रेम्यूनरेशन, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोवाइडेड किए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अब फ्रेंड देखो, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, उनके डे टू डे अफेयर्स में वर्क करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतना नहीं करते। अब बात करता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम में ही उसकी स्पेसिफिकेशन है कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी किसी कंडीशन के अंदर फॉल करती है, कुछ कंडीशन है वो हम आगे पढ़ेंगे अगर आएगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी को नहीं जानता, ठीक है। कंपनी इसको अपॉइंट करती है सिर्फ डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ताकि कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ना हो एंड कोई भी जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ना हो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलती है सिटिंग फीस, सैलरी नहीं मिलती, रेम्यूनरेशन नहीं मिलती, सिटिंग फीस मिलती है। और ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये कभी कभी कंपनी के अंदर आते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि कंपनीज के केस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है वो क्या होती है। तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो है हम इसको फाइलिंग करते हैं कुछ केस के अंदर एंड बहुत सारे केसेस के अंदर हम ROC को फाइलिंग्स करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनीज़ की मीटिंग। भाई कंपनी अगर चलेगी तो मीटिंग भी होगी, और मीटिंग किसकी होगी, शेयर होल्डर्स की होगी, यानी कि कंपनी की मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग और कंपनी की मीटिंग दो तरीके की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग जो कि एनुअली करवाई जाती है। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ये साल में एक बार कराना कंपलसरी माना जाता है। अब बात करते हैं EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब देखो जो AGM होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस एजेंडा होता है एंड उसके ऊपर वो मीटिंग होती है। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड EGM जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसका मतलब होता है कि ये AGM से अलग है, यानी कि AGM तो साल में एक बार करानी ही है। EGM जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये साल में कितनी बार भी हो सकती है। अगर कंपनी को, शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग कराना ज़रूरी है, वोटिंग ज़रूरी है, कंपनी के राइट में ऐसा है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं एंड शेयर होल्डर्स को नोटिस दे सकते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाने वाले हैं। अब हम कंपनीज एक्ट 2013 किन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन को रट लेना, इंपॉर्टेंट है। इग्नू चाहे तो पूछ सकता है कि बताओ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या है। देन हमारा आंसर क्या होगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। अब आप कहोगे क्या, आज की डेट में जितनी भी कंपनीज बनती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू बनती हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि कंपनी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा मिनिस्ट्री के साथ, एंड उसका ROC को क्या प्रोसीजर होगा फाइलिंग का, किस फॉर्म के अंदर जाएंगे फॉर्म्स, किस फॉर्म के अंदर किस टाइम पीरियड के अंदर फॉर्म सबमिट करना है। उस सारी चीज़ों के थ्रू जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखी हुई है, हर एक सेक्शंस को देखते हुए अगर कोई कंपनी इस एक्ट के अंदर बनी है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा है, या तो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर प्रीवियस लॉ के अंदर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। इसका मतलब समझते हो, प्रीवियस लॉ क्या था, कंपनीज एक्ट, ये वाला देखो, ये वाला कंपनीज एक्ट 1956, इससे पहले का एक्ट था जो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता था। यानी कि जब कंपनी पहले बनती थी 2013 से पहले जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी वो कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं बनती थी, वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनती थी। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कोई कंपनी 1956 के अंदर बनी है, ऑफ कोर्स सी बात है, रिलायंस कंपनी कितनी पुरानी है, तो वो 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं वो किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं एंड उनकी कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आप मुझे बताओ क्या कंपनीज एक्ट 2013 उस पर एप्लीकेबल होगा? जी बिल्कुल होगा भाई। अब कंपनीज एक्ट 1956 तो खत्म हो गया ना, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है तो हम इसको एप्लीकेबल करेंगे उन पुरानी के ऊपर भी। यानी कि इसके अंदर जो नए नए सेक्शंस होंगे, कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, तो जो कंपनी 1956 वाले एक्ट के अंदर बनी थी उसको भी कंपनीज एक्ट 2013 को मानना पड़ेगा।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस कंपनी की। अब यार आप कहोगे यार दीपक, मेरा नाम दीपक। अब आप कहोगे दीपक यार इंश्योरेंस कंपनी तो यार ऐसे 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 ऐसे। भाई कंपनी कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, हम 2013 एप्लीकेबल करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, 2013 एप्लीकेबल कर लो। अब बात आती है कि आप कहोगे यार, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है कोई इसका एजेंट हो सकता है, LIC का, ठीक है। LIC के ऊपर बाद में आऊँगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका। कोई इंश्योरेंस, कोई बैंक कंपनी, ठीक है, कोई बैंक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर HDFC, या फिर ICICI बैंक। अब कोई इंश्योरेंस कंपनी ले लो। अगर इन कंपनीज के ऊपर आपने नोट किया होगा कि इनके अलग एक्ट होते हैं, बैंकिंग एक्ट अलग होता है, ठीक है, और कंपनीज एक्ट, देखो क्या होता है ना, कंपनीज एक्ट तो इनकॉर्पोरेट करके निकल लेता है, ठीक है, ध्यान से समझना। कंपनीज एक्ट 2013 तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है। आप कंपनी बन गए, आपको अब ऐसे 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 काम करना है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसे ऐसे करना है, समझ रहे हो। वो चीज़ें आगे पढ़ेंगी कि ऐसे 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 क्या करना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। लेकिन इसके साथ साथ जो एक स्पेसिफिक फील्ड की, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की जो कंपनी बनती है ना, उसके भी अलग एक्ट होते हैं। यानी कि उनको कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही पड़ता है। उसके साथ साथ वो जिस इंडस्ट्री की कंपनी है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, तो इनको बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग एक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा, उसका कंप्लाइंस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ऐसी कंपनी जो कि जनरेशन या फिर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई है। अब स्पेशल एक्ट के थ्रू मतलब यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी अगर स्पेशल एक्ट बनाया है और उसके लिए कंपनी बनाई गई है, देन ऐसा हो सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई कर दे, हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक कंपनी हो और सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि ये अब कंपनी मानी जाएगी। अगर वो कंपनी मानी जाएगी तो भाई कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। आप में से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 है क्या, क्या एप्लीकेबल होगा। आगे पढ़ेंगे प्रोविजंस, वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इन कंपनीज के ऊपर। इसका मतलब ये था। अब ध्यान से समझो, इस वाले पॉइंट को हटा दो एंड इंश्योरेंस कंपनी से लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ये कंपनी जो है कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट को। ध्यान से समझना, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013, मैंने आपको क्या बताया था, इंश्योरेंस कंपनी पे उसका भी एक्ट लगता है, बैंकिंग कंपनी पे उसका भी एक्ट लगता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के साथ दूसरे एक्ट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिस्पेक्टिव एक्ट शैल बी अप्लाई। हम किसको ऊपर मानेंगे, किसकी बातें सबसे पहले मानेंगे, जो रिस्पेक्टिव एक्ट होगा। अगर कंपनीज एक्ट 2013 एंड बैंकिंग एक्ट के बीच में वॉयलेशन हो गया तो हम बैंकिंग एक्ट को अप्लाई कर देंगे। अब हम बात करेंगे कंपनी की लीगल डेफिनेशन की, कि भाई लीगल लैंग्वेज में कंपनी को क्या बोलते हैं, लीगल लैंग्वेज में कंपनी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की आप लीगल डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसके लिए आपको सेक्शन रीड करना पड़ता है। और हर डेफिनेशन, हर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस होती हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, हर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशंस होती हैं वो सेक्शन 2 के अंदर गिवन होती हैं। एंड उन सेक्शन के भी क्लॉजेज होते हैं। इन क्लॉजेज और सबसेक्शन में फ़र्क होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग। कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर उसके प्रीवियस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई कंपनी बन रही है, या फिर इससे पहले भी तो कोई एक्ट होते थे जिसके एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेशन होता था, रजिस्ट्रेशन होता था कंपनी का। तो प्रीवियस लॉ जो था वो था कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। तो ये यही कहना चाह रहा है डेफिनेशन।
अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सेक्शन को रीड करने के लिए हम कैसे रीड करते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो सेक्शन, मैंने क्या बोला, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्लोजेस क्यों? क्योंकि जो सेकंड सेक्शन होता है ना किसी भी एक्ट का, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या वो कंपटीशन एक्ट हो या वो इनकम टैक्स एक्ट हो या फिर वो इंडियन स्टैम्प एक्ट हो, हर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशंस का सेक्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं ए से लेके जेड तक जो पूरे एक्ट के अंदर गिवन की जाती हैं, तो वो डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर बताया जाता है कि ये डेफिनेशन इस चीज़ के लिए है। तो हर डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो इसीलिए अलग होती है, तो हम इसको सबसेक्शन नहीं बोलते। जैसे कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 20 यानी कि एक डेफिनेशन ख़त्म तो उसी दूसरे सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस हैं, तो हो सकता है जो 20th क्लॉज पे है वो डेफिनेशन अलग होगी, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलते हैं। और यहीं पे अगर सेक्शन 3 और 20 लिखा होता तो हम इसको पढ़ते सेक्शन 3 सबसेक्शन 20। अब मैं बात करूँगा कि कंपनीज़ की लीगल डेफिनेशन तो पढ़ ली, थोड़ा ना मैं हिरार्की मेंटेन करके रखूँगा क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना आपको वो समझ नहीं आएंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और पूरा देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझो, आगे आप सब कुछ समझ जाओगे। देखो एक कंपनी जो होती है ना, एक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी खुद से नहीं बनती, इसको बनाया जाता है और लॉ की लैंग्वेज में इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। ठीक है, यानी कंपनी खुद रन नहीं कर सकती, कंपनी को रन करने के लिए हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नीड होती है एंड कंपनी को रन करने के लिए इन्वेस्टर्स का मनी चाहिए होता है जिसको कैपिटल बोलते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है और ये तो हर कोई जानता होगा। कंपनी की अपनी एक पहचान होती है जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ा हिरार्की मेंटेन कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, एंड उस कंपनी को बिजनेस करने के लिए कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेंटेन करके रखने होते हैं। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। कंपनी जब बनती है तो एक लीगल लॉफुल बिजनेस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अब वो लीगल लॉफुल बिजनेस क्या होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनी है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कंपनी के अंदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है जो बताते हैं कि कंपनी जो है किस ऑब्जेक्टिव के बेस पे अपनी एक्टिविटीज़ रन करेगी एंड उस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी एंड किस तरीके से वो चीज़ ऑब्जेक्टिव उसके अचीव किए जाएंगे, वो सब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेसिफाइड किया जाता है। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट जो हैं कंपनी के वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2। फर्स्ट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है। तो प्लीज़ ध्यान से समझ लो, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी, लेकिन ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसके अंदर जब ये वर्ड्स आएंगे फिर आप सोचोगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझको वो चीज़ समझ नहीं आ रही। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है कि कंपनी जो है वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रही है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, एंड जो कंपनी है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उस कंपनी का नेचर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये उसकी लक्ष्मण रेखा है। क्या है? लक्ष्मण रेखा। प्लीज़ ये वर्ड याद रखना, लक्ष्मण रेखा, यानी कि आप अपने लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी कंपनी ने बोला है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है किसी भी स्पेसिफिक गुड्स के लिए, तो वो स्पेसिफिक गुड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, उसके अलावा कोई भी चीज़ करेगी वो इनवैलिड माना जाएगा। एंड उस इनवैलिड के चक्कर में किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट वॉयलेशन होता है, उस चीज़ के लिए कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी, ऐसा लॉ का मानना होता है। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक दूसरा बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो एमओए के अंदर ऑब्जेक्टिव है उसको किस वे में, किस वे के
थ्रू उसको अचीव किया जाएगा, कैसे अचीव किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव, वो हमको स्पेसिफाई किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। करेंगे कि कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंपनी आती है प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड कंपनी आती है पब्लिक कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे एंड जो पब्लिक कंपनी होती है इसको भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। बस आप एक बात याद रखना कि ये दोनों कंपनीज़ के बाद जो कंपनीज आती हैं उन सबकी यही क्लासिफिकेशंस आगे बनाती रहती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कंपनी को हम जो रन करते हैं वो कौन करते हैं। मैं ऊपर बता चुका हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स किसके थ्रू होता है, प्रोमोटर्स जो कंपनी को बनाते हैं, शेयर होल्डर्स या फिर जनरल पब्लिक, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर एक लिमिट होती है शेयर होल्डर की, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, MCA। एंड जो रजिस्ट्रार हैं उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ROC भी बोलते हैं। ये जो कंपनी के फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है। सबसे सिंपल चीज़ आप याद रखना कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पार्टनरशिप की तरह नहीं होता कि भाई कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। मैंडेटरी है भाई, कराना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार। आप बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करने जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना। ये थोड़ी आप फ्रॉड करने बैठोगे। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनीज के टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने आपको ये 2 टाइप्स बताए थे, लेकिन मैंने एक चीज़ और बोली कि इसके आगे ही चीज़ों का क्लासिफिकेशन होता रहता है। तो सबसे पहली जो कंपनी आती है वो आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2। यानी कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है देन आपको कम से कम 2 लोगों की तो नीड पड़ेगी। अगर आप अकेले एक पर्सन हो और प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हो तो भाई नहीं बनेगी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लो। आपको मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एंड सेकंड आती है हमारी बड़ी कंपनी, जिसको बोलते हैं, इसके नाम में ही बड़ा वर्ड है, पब्लिक कंपनी। जो ये कंपनी होती है इसको बनाने के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट क्यों है और जो पब्लिक कंपनी है वो इतने बड़े लेवल पे क्यों है। तो जो प्राइवेट कंपनी है इसके लिए तो 2 है और यहाँ पे 7 है। तो आपको अगर ये वाली कंपनी बनानी है तो आपको मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट्स होगी। अगर आप सोच रहे हो 2 पर्सन को लेके ये कंपनी बना दो तो ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी में होता है। OPC जो होती है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, उसी तरीके से OPC जैसा भी एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें अच्छे लेवल पे, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि इधर मिलती हैं। अब OPC जो है उसकी फुल फॉर्म है 1 पर्सन कंपनी। इसके अंदर 1 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है बस। अगर आप 1 मेंबर हो तो 1 मेंबर भी कंपनी बना सकता है। वो ये कंपनी नहीं बना सकता, वो OPC बना सकता है 1 मेंबर के साथ, जिसके अंदर यही मेंबर होता है, यही डायरेक्टर बनता है एंड सो ऑन। अब मैं बात करता हूँ आपसे सेपरेट लीगल एंटिटी की, कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता क्या है। 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही नहीं जाना। कोई बात नहीं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा एकदम बेहतरीन। एग्ज़ाम में लिख के आओगे ना, टीचर बोलेगा क्या लिख के आया है लड़का, मार्क्स नहीं कटने चाहिए, और अगर मार्क्स कट गए ऐसा रिवैल्यूएशन कराना कि एग्जामिनर सोचता रह जाए। मैं बात करता हूँ सेपरेट लीगल एंटिटी की। कंपनी का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर होता है, उसका आधार कार्ड होता है, वो एक सिटीज़न है, उसी तरीके से कंपनी भी एक यूनिक कैरेक्टर लेके चलती है। जब कंपनी बन जाती है उसका अपना कैरेक्टर होता है, वो अपने नाम से एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ को परचेज करती है। यानी कि कंपनी की, अब फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट में होंगे, तो वो कंपनी का लैपटॉप लेके आते हैं अपने घर पे।
अब क्यों बोलते हो कि कंपनी का लैपटॉप लेके आए हैं? अब यहीं से समझो कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो जो लैपटॉप है वो आपके मैनेजर या फिर इंचार्ज या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नहीं है। वो लैपटॉप जो परचेस किया गया है वो कंपनी के नाम से परचेस किया गया है, इसलिए वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। कंपनी जो है वो सेपरेट एग्जिस्टेंस करती है फ्रॉम सब्सक्राइबर टू एमओए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब मैं आपको एक क्लास स्टार्ट कराऊंगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मैं आपको उसमें एक चीज़ बताऊंगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ शॉर्ट में। वहाँ पे क्या होता है, जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाते हैं ना, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने के लिए देखो, जैसे मैंने आपको ये ऊपर रिक्वायरमेंट्स बताई कि यहाँ पे 2 मेंबर्स चाहिए, यहाँ पे 7 मेंबर्स चाहिए। तो उसी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो 2 मेंबर्स होते हैं ना, ये जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उस टाइम पे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो कि 2 तरीके के होते हैं। एक है एमओए, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमओए की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक क्लोज होता है, मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक क्लॉज होता है। उस क्लॉज के अंदर एक जो उसका नाम होता है वो होता है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। एंड इस सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम का मतलब होता है कि ये जो दोनों पर्सन्स हैं, ये जो दोनों मेंबर्स हैं, ये आज एक डिक्लेरेशन देंगे। क्या देंगे? डिक्लेरेशन। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये एक डिक्लेरेशन देंगे कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो हम कुछ अमाउंट, मतलब कुछ मिनिमम अमाउंट ऐसा होगा कि हम उसको शेयर के रूप में सब्सक्राइब करेंगे। तो ये सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम का मतलब ये होता है, ठीक है। ये एक अमाउंट को लेके डिक्लेरेशन देते हैं कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उस टाइम पे हम उस अमाउंट को, उस अमाउंट का जो शेयर होता है वो परचेस करेंगे और मेंबर बन जाएंगे। यानी अब भी एक तरीके से ये लोग प्री मेंबर हैं। जब वो मेंबर बन जाएंगे तो इसीलिए ये जो सब्सक्रिप्शन वाला डिक्लेरेशन होता है ये ऐड किया जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता नहीं है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब इनकी नीड होती है कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम से जो सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की वो अलग होती है। यानी कि मेंबर्स एक तरफ, कंपनी एक तरफ। मेंबर्स को अलग देखा जाएगा, कंपनी को अलग देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आए भाई? सब्सक्राइब किया है ना उन्होंने एमओए। एमओए के अंदर लिखा है कि भाई हम कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया मेंबर्स का कंपनी के साथ। अब देखो, कंपनी जो ओनर होती है ना, कंपनी जो ओनर होती है किस चीज़ की? कैपिटल की और एसेट्स की। कि जो परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब क्या है? देखो, कंपनी जो है ना वो हमेशा फॉरएवर के लिए गोज़ ऑन होती रहेगी। क्या होती रहेगी? फॉरएवर के लिए, मतलब फॉरएवर चलती रहेगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसके अंदर, हमेशा चलती रहेगी। किसी मेंबर के आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पैंदा, ठीक है। ये इधर से कंप्लीट, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हो, सब बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप इजीली एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो उसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी की। देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के काइंड्स क्या होते हैं, कितने कितने काइंड्स की कंपनी होती है। मतलब अभी तक आप लोगों को पता है कि आपने अभी तक जितनी भी कंपनीज पढ़ी है ना अभी तक, वो हमेशा लिमिटेड बाय शेयर होती है। आपने गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी तो कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि MBA कोर्स है और इसके अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए ये इसके अंदर डाला गया है। मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो लाइबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कंपनी के नेचर के ऊपर। मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो कंपनी के काइंड पे डिपेंड करती है। और कंपनी कितने काइंड्स की होती है? 3 काइंड्स की होती है। 3 काइंड्स कंपनी होती हैं। पहला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मेंबर्स कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, देन वो कंपनी के ओनर्स बनते हैं। यानी कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस शेयर के पार्ट के लिए होती है जो वो अनपेड रह गया हो, जो वो नहीं पे करेंगे उस लेवल तक की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ
कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है यहाँ पे मेंबर्स जो अपनी ओनरशिप रखते हैं वो कंपनी का शेयर परचेस करने के बाद उनको ओनरशिप मिलती है कंपनी की, एंड उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। एंड अगर उनकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो वो उस ही पार्ट के लिए क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल एक शेयर है 10 रुपीज़ का और उन्होंने उसके पैसे दिए कितने 7 रुपीज़, तो जो 3 रुपीज़ उन्होंने नहीं दिए उसी की लाइबिलिटी है, इसके अलावा नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसके नाम में ही इसकी स्पेसिफिकेशन है गारंटी, यानी कि ऊपर हम शेयर की बात करेंगे, यहाँ गारंटी की। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेंबर्स हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए गारंटी दी जाती है कंपनी को कि भाई हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इतना पैसा मिल जाएगा, एक गारंटी देते हैं। और अगर गारंटी नहीं देते तो उस केस के अंदर जैसा आर्टिकल में लिखा होता है, मेमोरेंडम में लिखा होता है, उसके हिसाब से उसका कंप्लाइंस किया जाता है। और यहाँ पर भी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी भी होती हैं सोसाइटी में, वो बात अलग है कि ये कोई 1% ही हो सकती हैं, नहीं ऑलमोस्ट 99% जो कंपनी क्रिएट होती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, वो लिमिटेड बाय शेयर होती हैं। अनलिमिटेड कंपनी मुझे नहीं लगता कोई बनाता है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अनलिमिटेड कंपनी बनाते हैं, क्योंकि अगर अनलिमिटेड कंपनी ही आपको बनानी है तो भाई पार्टनरशिप ही सही है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि कुछ भी करोगे घर से उठा के पैसा ले आएंगे, आपका बेड तक उठा लेंगे, घड़ी अंडरवियर कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लेके चले जाएंगे। अब आर्टिफिशियल पर्सन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सन का मतलब क्या होता है। भाई पर्सन मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल, सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो सिटीजन है वही तो पर्सन है। सही कह रहा हूँ या गलत? सही ना। अब आप एक बात बताओ कि जो कंपनी क्रिएट होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, वो लॉ के द्वारा होती है ना। भाई लॉ के थ्रू ही तो इनकॉर्पोरेट की जाती है। और लॉ कौन सा होता है यहाँ पे? कंपनीज एक्ट 2013। भाई कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू कोई कंपनी अगर बन रही है तो वो लीगल पर्सन बनता है। वो कंपनी जो है वो लीगल पर्सन बनती है, वो केस कर सकती है, उसके ऊपर केस हो भी सकता है और उसके खुद के नाम से होगा। अगर चिंटू लिमिटेड नाम की कंपनी है तो चिंटू लिमिटेड नाम से ही केस होगा। और अगर किसी का राइट वायलेशन हो रहा है कंपनी के थ्रू तो जो वो नॉर्मल पर्सन होगा वो भी तो कंपनी के ऊपर ही केस करेगा। ये थोड़ी है कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर केस करेगा। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे केस क्यों होता है, कब होता है, उसकी कंडीशंस अलग हो जाती हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या कंपनी इंडिया का सिटीज़न मानी जाएगी या नहीं? क्या कंपनी के पास सिटीजनशिप है इंडिया की? तो इसका जो आंसर होता है वो होता है नो। कंपनी के पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्यार से बोलना इस वर्ड को, बहुत बड़ा वर्ड है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग भी कंपनी सिटीजन नहीं है। तो क्या है? लेकिन गवर्नमेंट ने बोला आप सिटीजन नहीं हो तो क्या हुआ, हम आपको राइट टू इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट तो ज़रूर देंगे। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना वो इक्वालिटी को लेके गड़बड़ा जाती हैं कि किसी कंपनी को इक्वालिटी नहीं मिल रही, किसी दूसरी कंपनी को ज़्यादा वो मिल रही हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर बोलूं कि जो FDI पॉलिसी होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है किसी कंपनी को ज़्यादा चीज़ें बोली जा रही हैं, तो कंपनी को जो है वो इक्वालिटी दी जाती है, ठीक है। तो उसकी कोई सिटीजनशिप नहीं होती, बट उसका क्या होता है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। सिटीजनशिप नहीं होती तो क्या हुआ, नेशनैलिटी होती है। नेशनैलिटी कैसे होती है भाई? जिस कंट्री के लॉ के अंदर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसकी तो नेशनैलिटी होगी ना। उसको सिन नंबर मिलता है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कहाँ से मिलता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको सिन नंबर मिलता है, तो उसको नेशनैलिटी मिल जाती है कि ये इंडिया के
कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उसकी नेशनैलिटी है, डोमिसाइल है, रेसिडेंस है। अब रेसिडेंस कैसे है? रेसिडेंस ऐसे है कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है उस कंपनी को रिक्वायरमेंट है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस स्पेसिफाई करना अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी देना पड़ता है, उसका नाम उसको बनाना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जब बनता है तो उस ऑफिस प्लेस को जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसको हम रेसिडेंस मान लेते हैं। वो क्या होती है? कंपनी की कॉमन सील। कॉमन सील जस्ट लाइक अ स्टैम्प, जो स्टैम्प होती है ना कंपनी की, वो क्या है? अब कंपनी जो है वो फंक्शन करती है अपने डायरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। और जो ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं वो अफिक्स्ड किए जाते हैं बाय ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय के द्वारा। अब देखो क्या होता है कि ये जो सील होती है ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, अब ध्यान से समझना, आप बोलोगे अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट देखो क्या है, अभी मैं आपको कह रहा था कंपनीज एक्ट 2013, तो 2013 में एक एक्ट बना। अब भाई मैंने क्या बताया था आपको पहली वीडियो के अंदर कि भाई इंसान तो इंसान होता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब आप कहोगे यार दीपक यहाँ तो रूल्स और रेगुलेशन बन के भी चीज़ें हो सकती थी, ज़रूरी अमेंडमेंट लेके आना? कभी कभी क्या होता है कि पूरे एक्ट को अमेंड करना पड़ता है टाइम टू टाइम चलते हुए, यानी कि एक्ट के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। तो 2013 एक्ट के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज आई, तो उन्होंने क्या करा कि कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड कर दिया। अमेंडमेंट एक्ट, वो अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गए जिसमें उन्होंने बोला जो कॉमन सील होती है कंपनी की वो ऑप्शनल है, या तो करो या मत करो। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है देन जो ऑथराइजेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की वो कैसे होती है? ध्यान से समझो, एग्ज़ाम में लिख के आना और दिखा के आना कि हमको नॉलेज है। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है उस केस के अंदर अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर्स, ऑफकोर्स ये बातें होंगी, तो 2 डायरेक्टर या तो, ध्यान से समझना, या तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे। मैंने क्या बोला? अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो या तो 2 डायरेक्टर्स उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑथराइजेशन मांगेगा, नहीं तो मैंने क्या बोला, या ये और लिखा है मैंने, और ये तो एक पॉइंट था। अगर 2 डायरेक्टर हैं तो साइन कर दो। अब सुनो मेरी बात, अगर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी साहब या साहिबा हैं, कंपनी के अंदर अगर कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट, अब आप एक याद रखना है जो CA, CS, CMA होते हैं ना, इनके 2 रोल प्ले होते हैं। एक तो ये एम्प्लॉयमेंट लाइफ में होते हैं जिनकी जॉब्स लगी होती है जो कंपनी के लिए वर्क करते हैं, दूसरे होते हैं जो प्रैक्टिसिंग करते हैं, जैसे एडवोकेट्स होते हैं अपने चैम्बर में बैठते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिसिंग CS की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट वाले कंपनी सेक्रेटरी की। जो एम्प्लॉयमेंट कंपनी सेक्रेटरी होगा, जो कंपनी सेक्रेटरी एक पोजीशन होती है, क्योंकि देखो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो एडवाइस करते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक पोजीशन होती है कंपनी के अंदर जो एक सीनियर पोजीशन होती है, ठीक है। मतलब कि सबसे बड़ी पोजीशन कंपनी सेक्रेटरी की होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंप्लाइंस ऑफिसर होता है। तो ये जो कंप्लाइंस ऑफिसर होता है, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला CS है, इसके सिग्नेचर चाहिए एंड एक डायरेक्टर के सिग्नेचर चाहिए। या तो आप 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर ले लो, नहीं तो अगर कंपनी में CS है तो उसके सिग्नेचर होने चाहिए डॉक्यूमेंट पे एंड प्लस एक डायरेक्टर के होने चाहिए। आई होप आपको इसका नाम है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसको भी हम एक नॉर्मल अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है। ट्रांसफरेबिलिटीज ऑफ शेयर, सेक्शन 44, याद रखना सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और आपको पता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल है देन उसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो शेयर्स को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेंबर्स जो होते हैं जिसके पास शेयर हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इजीली इस शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी 1 पर्सन से दूसरे पर्सन को, सब्जेक्ट टू द कंडीशन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो भी है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा रिलेटिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स,
देन टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको डिटेल में पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और हो सकता है इन वीडियोज़ में मैं आपको ये ना बताऊं। अब बस आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना कि टेबल एफ एंड शेड्यूल 1 जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्पेसिफाई है। अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो उसके अंदर नहीं होता ना, कंपनीज एक्ट के अंदर, उसमें तो फॉर्मेट दे रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसा होना चाहिए। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल के रेजोल्यूशन पास करके देन उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे तो ही तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंडीशन आएगी, अदरवाइज कैसे आएगी। यहाँ पे लिखा है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, उसके अंदर ये लिखा ही नहीं है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मेंबर्स किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, तो बताओ क्या फॉलो करें। तो उस केस के अंदर बोला है अगर ऐसी सिचुएशन है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टेबल एफ गिवन है एंड शेड्यूल 1 के अंदर है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो हम बाद में देखेंगे, बस आप इसको याद कर लो एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। एंड अब देखो जो टेबल एफ है ना वो एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर देती है किस चीज़ को, कि जो शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ना, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के उस चीज़ से, मतलब एक तरीके से मतलब टेबल एफ जो अप्लाई होगी ना, फिर उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हैं वही वही चीज़ें चलेंगी उसके अकॉर्डिंग। अब टेबल एफ क्या होती है वो तो हम बाद में कभी देखेंगे। क्या आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के लिए। अब ध्यान से समझना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट लाइफ में हैं और वो ना थोड़ा ज़्यादा प्लीज़ बनना मत कि हमें तो आता है ये है वो है। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन, एक सेकेंड प्लीज़ वेट, एक होता है रेस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिशन। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है ये आप सबको पता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, मैं फिर भी बताऊँगा। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि आप किसी काम को करने के लिए एबल हो, मतलब आप किसी वर्क को कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि आप इस काम को कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिशन का मतलब करना ही नहीं है भाई, यानी कि अगर बोला है कि कंपनी के अंदर आपको लैपटॉप लेके नहीं जाना तो नहीं लेके जाना। अगर बोला है कि कंपनी में आप लैपटॉप लेके जा सकते हो बट कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आपको अच्छे से यूज़ करना है, कंपनी का ही काम करना है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें सर्च नहीं करनी, इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। तो सेम टू सेम प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या होता है, पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। तो 200 हो सकते हैं। अब आप ज़रा अपने दिमाग से सोचना कि अगर 200 मेंबर हो सकते हैं तो ये 200 मेंबर्स हो सकता है आगे जाके शेयर्स को बेच दें, ठीक है। और अगर ये शेयर्स को सेल कर देंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कि फॉर एग्जांपल अब मेरी बात सुनो, इसमें से ये 1 से 1 to 200 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ। और इसमें से जो सेकंड शेयर होल्डर है ना, सेकंड शेयर होल्डर के पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 1000। और अभी कंपनी के पास कितने, अभी कंपनी के पूरे 200 शेयर होल्डर्स हैंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब सेकंड शेयर होल्डर ने क्या करा, उसके दिमाग में आया कि यार शेयर का प्राइस तो बढ़ गया है, क्यों ना मैं इसको सेल कर दूं। अब वो सोच रहा है इन 1000 शेयर को वो सेल कर देगा, किन लोगों को? 5 लोगों को। तो आप मुझे बताओ क्या वो कर सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकता भाई। 200 की लिमिट अगर ऊपर चली गई तो वो प्राइवेट कंपनी का स्टेटस को खो देगी, देन वो कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? पब्लिक कंपनी के अंदर। और ऐसा हो गया तो फिर वही चीज़ है, कॉन्ट्रावेंशन है, पेनल्टीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टीज़। मेरी बात को आई होप आपने ध्यान से समझा होगा, नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लो, क्योंकि आप अभी एम्प्लॉयमेंट लाइफ में हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे प्रमोशन कर दें अपना इस वीडियोज़ को देखने के बाद, पता चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बन जाए। तो अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए तो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनी की क्या लिमिट है और आगे क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, कंपनी किस तरीके से वर्क करती है।
तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 200 से ऊपर की लिमिट नहीं हो सकती। तो 200 के ऊपर से लिमिट नहीं हो सकती तो उनको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ये चीज़, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सुनो मेरी बात, ये 1 से लेके 200 तक मेंबर्स हैं, ठीक है, और इनमें से ही कोई ये अगर आपस में ही शेयर सेल परचेज कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर इन्होंने शेयर्स होल्डर बढ़ा दिए वो नहीं चलेगा। 200 तक की लिमिट रखनी है, इससे ऊपर जाओगे स्टेटस खो दोगे प्राइवेट कंपनी का, पेनल्टीज वगैरह लगेंगी, हो जाएगा काम। तो क्या लिखा है, राइट टू ट्रांसफ़र नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट जैसे गवर्नमेंट देती है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होता, हर फंडामेंटल राइट्स की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी के अंदर जो हाँ आपकी ट्रांसफरेबिलिटी का राइट है शेयर्स का, वो भी रेस्ट्रिक्शन वाला होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। लेकिन प्रोहिबिशन नहीं है, कर सकते हो बट रेस्ट्रिक्शन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो।